अमेरिका भले ही कितने ही पलटवार क्यों न कर ले, मगर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के नाक में दम कर दिया है। समंदर में लगातार अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने वाले हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से चोट दी है। दोस्तों, यमन को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और पूरा अमेरिका समेत यूरोप अपनी ताकत से हिला दिया है। पिछले 3 महीने से लाल सागर में फिलिस्तीन के समर्थन में यमन ने इजरायली शिप्स को टारगेट करने का काम शुरू किया था, लेकिन बाद में अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कई देशों ने यमन के खिलाफ एक संगठन बना लिया और इन पर एयर स्ट्राइक भी कर दी, जिसके बाद इन लोगों ने अमेरिका और ब्रिटेन के शिप्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में इन्होंने ब्रिटेन के एक शिप पर हमला कर दिया। ये एक ऑयल टैंकर था। यह हमला इतना जबरदस्त हुआ कि ऑयल टैंकर बुरी तरीके से जलने लगा और अब इसके डूबने के चांसेस भी बताए जाते हैं, क्योंकि ऑयल टैंकर आग लगने के बाद बेकाबू हो गया। इस ऑयल टैंकर की मदद के लिए अमेरिका ने अपनी एक वॉरशिप को भेजा, तो इन लोगों ने इस वॉरशिप पर भी हमला कर दिया, क्योंकि दोस्तों पिछले 3 महीने से ये जो भी स्टेटमेंट जारी करते हैं उसको पूरी तरह से फॉलो करते हुए बिना किसी सुपर पावर से डरे डायरेक्ट हमला कर देते हैं। यमन के हूती ने पहले इजराइल पर हमले करने की स्टेटमेंट जारी की थी। जब इजराइल ने गाजा में हमले शुरू किए थे तभी इनकी ये स्टेटमेंट आई थी। लोगों को लगा था कि ये हवाबाजी कर रहे हैं, लेकिन बाद में इन लोगों ने ऐसा ही करते हुए इजराइल के ऊपर कुछ मिसाइल फायर कर दी थी। इसके बाद इन्होंने लाल सागर में इजरायली शिप को टारगेट करने की स्टेटमेंट जारी की। बाद में इन्होंने ऐसा ही किया और अब इन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन की शिप्स को भी टारगेट करने की बात कही थी। इसी क्रम में 2 दिन पहले इन्होंने अमेरिका की 2 शिप पर हमला कर दिया था, जिन्हें किसी तरह से बचा लिया गया, लेकिन जब इन्होंने ब्रिटेन की शिप को टारगेट किया तो उसे बचाया नहीं जा सका। शुक्रवार को रात में हूती ने ब्रिटेन के शिप पर कई बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी थी। ये एक ऑयल टैंकर था। जब इस शिप के ग्रुप को पता चला कि इनकी तरफ मिसाइल बरसाई जा रही हैं और उन पर हमला हुआ है, तो उन्होंने एक कॉल लगाया और आसपास मौजूद नेवी की वॉरशिप से मदद मांगी। तो उनकी मदद के लिए अमेरिकन नेवी ने अपनी एक वॉरशिप को वहां पर भेज दिया। हूती ने उस वॉरशिप के ऊपर भी मिसाइल फायर कर दी। मतलब चाहे अगर अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या फ्रांस, उसकी ताकत को बिना देखे ये लोग उस पर डायरेक्ट हमला कर देते हैं। और ये अमेरिका जैसे देशों के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि वो वर्ल्ड सुपर पावर है। दोस्तों, जब ये शिप गल्फ ऑफ ईडन के पास से गुजर रहा था, बता दें कि गल्फ ऑफ ईडन रेड सी का एक तरह से गेट है और यही एरिया हूती के कंट्रोल वाले यमन के एकदम पास है। तो इनके इंटेलिजेंस को इस शिप के यहाँ से गुजरने की जानकारी पता चली, तो इन्होंने इसके ऊपर कई बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी। कुछ मिसाइल का निशाना चूक गया और बाद में एक मिसाइल जब इस शिप पर लगी तो उसमें आग लग गई, क्योंकि यह एक ऑयल टैंकर था। इस कंपनी के मालिक ने अपनी स्टेटमेंट जारी की और बताया कि हमारे शिप पर गल्फ ऑफ ईडन में हमला हो गया, जिससे इसमें आग लग गई। शिप में फायर इक्विपमेंट मौजूद थे, इससे आग बुझाने का काम किया गया। साथ ही आसपास मौजूद नेवी और रेस्क्यू क्रू को भी वहां पर भेज दिया गया, क्योंकि हमारे लिए हमारे क्रू की जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, खबरों की माने तो ये ऑयल टैंकर था और इसमें इतनी ज्यादा आग लग गई कि अब ये किसी काम का नहीं रहा है और इसी वजह से ब्रिटेन को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। इस एक्सीडेंट के बारे में सबसे पहले ब्रिटिश मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म एम्ब्रे ने जानकारी दी थी, क्योंकि वो दुनिया भर के शिप को ट्रैक करती रहती है। इसे सबसे पहले पता चला था कि शिप पर हमला हुआ है। अमेरिका ने अपनी यूएसएस गर्नेवा शिप को भेजा था। गर्नेवा शिप रेड सी में तब से ही एक्टिव है जब से लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी तक इस वॉरशिप पर एक भी बार हमला नहीं हुआ है। यह हमला इंसिडेंट था जब इस वॉरशिप पर हमला हुआ। इसके बाद यूएस सेंट्रल कमांड ने स्टेटमेंट जारी की और बताया कि हमारी गर्नेवा वॉरशिप की तरफ हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर दी थी, जिसके बाद उन बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में नष्ट कर दिया गया। लेकिन इस वॉरशिप को जिस शिप की मदद के लिए भेजा गया था उसे ये नहीं बचा सका। दोस्तों, सिर्फ इजरायली शिप पर हमले के बाद से ही ब्रिटेन और अमेरिका हूती पर एक के बाद एक एयर स्ट्राइक कर रहे थे। तो सोचिए, जब ब्रिटेन पर डायरेक्ट हमला हुआ है तो वो एयर स्ट्राइक जरूर करेगा। और इसी क्रम में ब्रिटेन ने स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि हमारे पास जवाब देने का अधिकार है। हमारी शिप पर हमला हुआ जिससे शिप को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि किसी की जान नहीं गई और ना ही कोई इंजर्ड हुआ है। कमर्शियल शिप पर हो रहे हमले को हम जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद ब्रिटेन तो नहीं पर अमेरिका ने यमन के ऊपर स्ट्राइक कर दी। इस हमले के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका ने बताया कि कुछ मिसाइल जो एकदम रेडी थी, हूती उससे किसी भी शिप को टारगेट कर सकते थे, इसलिए हमने उन पर हमला
हमला किया और इस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। हूती ने भी स्टेटमेंट जारी की। जनरल यहाँ शनिवार ने बताया कि हमारे नेवल फोर्स ने ब्रिटिश शिप के खिलाफ ऑपरेशन चलाया और इस पर हमला किया। हमने कई बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जिन्होंने उस पर डायरेक्ट हिट किया। हालांकि इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में अमेरिकन नेवी की वॉरशिप पर हमले की कोई भी जिक्र नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों ये लोग 19 नवंबर से मैदान में हैं और 19 नवंबर से लगातार हमले कर रहे हैं। तब से हो रहे हमलों में से इसे अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। हूती विद्रोहियों के ड्रोन को लाल सागर में कैसे नाकाम करते हैं अमेरिकी पायलट। दोस्तों, जिन हैरियर जेट को यमन के हूती विद्रोही उड़ाते हैं वो जमीनी हमले के हिसाब से डिजाइन किया गया है, लेकिन सुसाइड ड्रोन को मार गिराने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हैरियर को एयर डिफेंस के लिए काम में लेना अब शुरू किया गया है। इसमें मिसाइलें लगाते हैं और एक तरफा ड्रोन हमलों के खिलाफ इन्हें दागते हैं। कई ड्रोन को इसी तरह मार गिराया है। हूती विद्रोही यमन में लाल सागर के दक्षिण से उत्तर की ओर कई सारे सुसाइड ड्रोन छोड़ते थे। हूती विद्रोहियों के ये हमले गाजा में इजरायली जमीनी हमले शुरू होने के बाद शुरू हुए। गाजा संघर्ष में अब तक 25,700 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकांश बच्चे और महिलाएं हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल में सीमा पार कर हमला किया था। उसी के बाद यह संघर्ष शुरू हुआ। हमास के हमले में 1200 लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश नागरिक थे और करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद से ही अमेरिका की अगुवाई वाले गठबंधन, जिसमें 10 देश शामिल हैं, व्यावसायिक जलमार्ग को सुरक्षा देने के लिए एकजुट हुए हैं। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए लाल सागर कितना अहम है। स्वेज कैनाल से हर साल जो 17,000 कमर्शियल पोत गुजरते हैं, उन्हें इस रास्ते से भी होकर जाना पड़ता है। इस रास्ते जो सामान जाता है वो वैश्विक व्यापार का 10% या करीब $1 ट्रिलियन का है। अगर हूती विद्रोहियों के हमलों से बचने के लिए कमर्शियल पोत इस रास्ते से बचते हैं तो उन्हें पूर्वी एशिया से यूरोप जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी और इसमें 25 दिनों के बजाय 34 दिन लगेंगे, जिससे लागत भी बढ़ेगी। USS बॉटन के मरीन कमांडिंग ऑफिसर कर्नल डेनिस सैम्पसन कहते हैं कि इसीलिए इस क्षेत्र में अमेरिका के ड्वाइट टी आइजनहावर कैरियर बैटल ग्रुप समेत इतने सारे युद्धपोत तैनात किए गए हैं। ये तैनाती हमारे साझेदारों और सहयोगियों को समुद्री सुरक्षा और स्थिरता देने की हमारी प्रतिबद्धता बताती है और ये किसी भी संभावित दुश्मन को रोकने का हमें मौका देती है। USS बटान इस समय पूर्वी भूमध्य सागर में है और 11 जनवरी को हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमले से पहले दिसंबर के अंत में यह लाल सागर से रवाना हो गया था, लेकिन इन हमलों का अपेक्षित असर नहीं हुआ। हूती विद्रोही लगातार ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहे हैं और इन्होंने अपने हमलों का दायरा कमर्शियल पोतों और अन्य युद्ध पोतों तक बढ़ा दिया है, जिनके बारे में उनका दावा है कि इनका संबंध अमेरिका और ब्रिटेन से है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ये हमले गाजा युद्ध के जारी रहने तक होते रहेंगे। दोस्तों, अमेरिका की एयर स्ट्राइक से शुरू हुई ये लड़ाई काफी लंबी खिंच सकती है, जो पूरी दुनिया को काफी प्रभावित करेगी, क्योंकि रेड सी के ट्रेड रूट पर दुनिया के ज्यादातर देश डिपेंड हैं। दोस्तों, माना जा रहा है कि यूके और यूएस जैसे देशों के पास कोई सही जगह नहीं जिसे टारगेट करके ये लोग यमन को नुकसान पहुंचा सकें, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर बड़ी चीजें ऑलरेडी पिछली लड़ाई में डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और जिन हथियारों को ये लोग टारगेट करना चाह रहे थे उन्हें छुपाना इन लोगों को बखूबी आता है। इसी वजह से यमन के हूती लड़ाई को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हालांकि अगर अमेरिका चाहता तो यह लड़ाई तुरंत ही खत्म हो सकती थी, क्योंकि यमन के स्पोक पर्सन केवल यह डिमांड कर रहे थे कि इजराइल गाजा पर हमले खत्म कर दे और सीज फायर हो जाए, तो हम भी यहां से गुजरने वाली शिप पर हमले रोक देंगे। लेकिन जो बाइडेन ने इन हमलों को रुकवाने की बजाय डायरेक्ट यमन पर भी इसी तरह के हमले स्टार्ट कर दिए, जिससे यह लड़ाई घटने के बजाय और बढ़ा दी गई। यही वजह है कि अमेरिका में मौजूद लोग भी जो बाइडेन के इस फैसले के खिलाफ हो गए हैं। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को अमेरिका के इतिहास का सबसे डिजास्टर प्रेसिडेंट बताया है। दोस्तों, कल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी फैसला आया। इसमें भी इजराइल को काफी बड़ा झटका लगा है। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ चीजें शायद नहीं पता होंगी, तो वो भी जान लीजिए। दोस्तों, ये फैसला कुछ हद तक इजराइल के खिलाफ था, पर पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ नहीं था और जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना कड़ा फैसला ये इजराइल के खिलाफ नहीं रहा। लेकिन फिर भी इजराइल ने इस फैसले को लेकर काफी ज्यादा निराशा जाहिर की। दोस्तों, जब कोई भी मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ आगे नहीं आया तो साउथ अफ्रीका आगे आया और इसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के ऊपर मुकदमा दायर कर दिया था। और दोस्तों, आपको बता दें कि फरवरी में इंडोनेशिया साउथ अफ्रीका की तरह इजराइल के ऊपर मुकदमा दायर करने वाला है। इसमें यूरोप भी शामिल होगा। तो देखते हैं फरवरी में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ क्या कुछ होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।